This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध अष्टमी दिनांक 22 दिसंबर 2020 चरक संहिता सूत्रस्थान 28 अध्याय 3 न्याय शंखं चक्रं जलकान्ततमृतकटं चारुदोषश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलकदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे अर्थेषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातृवाक्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। एवं चरके युक्तं ज्ञानेन रसधातुः विक्षेपोचितकर्मणा युक्त सर्वतोजस्तं देहे विक्षिप्यते सदा तदपि उक्तन्यायात् एव उपपन्नम् तर्हि रसः एव सर्वधातूनां पोषणकर्ता इत्येतद्विषये एतत् सूत्रं महत्त्वपूर्णं ज्ञानेन रसधातुः विक्षेपोचितकर्मणा युक्त सर्वतोजस्तं देहे विक्षिप्यते सदा तत्र अग्रे तावत् क्षिप्यमाणस्य वैगुण्यात् रसस्सज्जति तथा तस्मिन् विकारं कुरुते केवलमेव तो वेदः इति तावत् दोषप्रकोपणं किं प्रकारेण कार्यकारी भवति इत्येतद्विषये प्रपञ्चितमस्ति नास्ति तस्य अनेन साकं सम्बन्धः इति भवतु नाम येन गच्छतापि रसेन तद्धातुसामानेन अंशेन तद्धातुपोषणात् उपपन्नम् यद्यपि मांसादीनां समानेन मांसादयेः पोषणं मांसादयेरेव पोषणं तदपि धात्वाप्लावन न्यायेन गच्छता रसेन तद्धातु समानेन अंशेन तद्धातु पोषणात् उपपन्नम्। जो मांस खाने से मांस वगैरह की वृद्धि होती है, ये जो पोषण होता है वो उस धातु का आप्लावन रस के द्वारा हो जाने के बाद तद्धातु समानेन अंशेन धातु पोषणात् तो उस धातु के जरिए मांस धातु के जरिए मांस शरीरस्थ मांस धातु का पोषण होता है। इसमें स्पष्ट इस प्रकार की बात है। वृषन्तु प्रभावात् यथा खले कपोतो न्यायेन विदुरमपि शुक्रं प्रभावात् शीघ्रं याति तथा अत्रापि शीघ्रमेव वृषोत्पन्नो रसो रक्तादि धातून् शीघ्रम आप्लावयति इति सुघटम्। तो वृष्ट जो है प्रभाव से खले कपोतो न्याय से विदुरमपि शुक्रं प्रभावात् शीघ्रम याति, विदुर और शुक्र तक भी प्रभाव से शीघ्र चला जाता है। तथा अत्रापि शीघ्रमेव वृषोत्पन्नो रसः, इसमें भी शीघ्र वृषोत्पन्न रस रक्तादि धातु शीघ्र आप्लावयति तो सुघटम्। शीघ्रता से रक्त वगैरह का आप्लावन करता है, ये यहाँ भी बता सकते हैं। ये तो संभवनीय नहीं है। उसमें पूरा पचन होने के बाद ये शुक्र बनेगा और कम से कम रस धातु तो बनेगा या आहार रस बनेगा और फिर उसके बाद में शुक्र की पुष्टि होगी, ये संभवनीय नहीं लगता।
तो वृषादीनि प्रभावेण ये जो बताते हैं तो सद्य शुक्रादि कुर्वते, उसमें वो सीधा वहां तक पहुंचने का कुछ रास्ता होगा, और ये रस धातु वगैरह क्रम परिणाम पक्ष ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। सिर्फ उससे जो शुक्र होगा वो केवल अतिक्रीड़ा के लिए उपयुक्त शुक्र रहेगा, वो प्रजनन के लिए शुक्र अच्छा इस प्रकार का नहीं रहेगा। कले कपोतो पक्षेपि यथा रसाद रक्तम इत्यादि गौणतया भवति तद्दर्शितमेव। तो कले कपोत पक्ष में रसाद रक्त वगैरह ये गौण हो जाता है। यत्तु चरके रक्तं विबुद्ध मार्गत्वान् मांसादीन् न प्रतिपद्यते इति तत् कृष्णदेहचारी शोणिताभिप्रायेण न पोषक रक्ताभिप्रायेण इति व्यवस्थाप्यते। ये मुश्किल है थोड़ा सा। तो विबद्ध मार्ग होने के कारण रक्त मांस वगैरह तक पहुंचता नहीं है, उसमें परिवर्तित नहीं होता है। तत् कृष्णदेहचारी शोणिताभिप्रायेण, सभी शरीर में फैलने वाला जो रक्त है उसके अभिप्राय से ये बताया गया है। न पोषक रक्ताभिप्रायण इति व्यवस्था, पोषक जो रक्त है उसकी इसमें अपेक्षा इस प्रकार की नहीं है। अब ये पोषक रक्त, ये रक्त पोषक अंश और समथिंग लगता है, और उसमें रक्त धात्वग्नि की क्रिया और उससे पोष्य रक्त इस प्रकार का जो स्थायी रक्त ये निर्माण होगा इस प्रकार से। अब वास्तव में ऐसा है, धातु परंपरा की ही बात चल रही है, राजयक्ष्मा का ये सूत्र है, और उसमें ये एक अहम मुद्दा है कि रक्त से अगर मांस ही नहीं बनता तो आगे वाले धातु धातु बनने की कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें इस प्रकार से। और विरुद्ध मार्ग होना ये उसका एक अहम कारण इस प्रकार का बताते हैं। तो वो तोड़ने के लिए मौसमी वाष्णतो युक्ता मार्गविकम पिबतो, विरुद्ध मार्ग को तोड़ने के लिए ये मार्गविकम पिबतो और मौसमी वाष्णतो युक्ता, और युक्ति पूर्वक मांसद मांस इस प्रकार का ही सेवन करने वाले में ये राज्य ठीक होने लगता है। ऐसा वहां पे संदर्भ। तो ये जो बता रहे हैं कि कृष्ण देहाचारी शोणिताभिप्राय है, ये शायद किसी ने रेफरेंस देखा नहीं है उसका कोई, अगर मूल स्रोत मिलता है तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि संपूर्ण रक्त संपूर्ण देहचारी है। हमारे हिसाब में रस ही सर्व देहचारी है, रक्त नहीं है, जो कि एलोपैथी का अभिमत है। और रक्त दृष्टि एक प्रधान बताई गई है, और रक्त मोक्षण आदि चिकित्सा या पूरी चिकित्सा बताई गई है, और वो स्थानिक है कि किसी एक भाग में रक्त की दृष्टि है तो वहां के नजदीक के सिरा से सिरा वेद करेंगे और खून, अशुद्ध खून को निकाल देंगे, तो वो विकार ठीक होगा इस प्रकार से। तो इसका सार्वदेहिक रक्त दृष्टि से संबंध नहीं है। रक्त दृष्टि ये कंसेप्ट जो है वो ज्यादातर स्थानिक इसी प्रकार की रहती है। तो कृष्णदेहाचारी शोणित ये अभिप्राय कुछ लोगों का था, ऐसा लगता है। तो ये थोड़ा गहराई में जाकर देखा, इसका मूल स्रोत आधार मिलेगा तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। यत्तो एकैकस्मिन् धातौ त्रीणि इत्यादिना धातवस्थान धा धातौ अवस्थान कालः उक्तः स पूर्व रक्तादितालु धातु लंघन कालो विदुरगामी रसस्य इति व्यवस्था। कि सुश्रुताचार्य ने जो बताया कि इस धातु में ये इतने इतना काल रहता है, त्रिणी त्रिणी सहस्त्राणी, तो वो पूर्व रक्तादि धातु लंघन काल, एक धातु को छोड़कर दूसरे धातु में जाने का जो पीरियड है, काल है, विदुरगामी रसस्य इति व्यवस्थापित, और दूर तक जाने वाला जो रस है उसके लिए है। एवं मनयोः पक्षयोः महाजनोपगीतयोः
गति उपदर्शिता भवति। तो ये दो पक्ष है। क्रमपरिणाम पक्ष तो उन्होंने छोड़ ही दिया, केदार कुल्य न्याय और फले कपोत न्याय, इनको ही सिर्फ ले लिया। और महाजन उपगीतयो, महाजनों के द्वारा जिसका वर्णन किया गया है, जिसको गाया गया है इस प्रकार से, गति उपदर्शिता। स्वरस्तु अस्माकं केदारी कुल्यान न्याये यत्तु अन्ये खले कपोत न्याय स्वीकारेण चर्थे संतत ज्वरस्य द्वादशाश्रयत्वं युक्तम् इति उक्तम तन्न बुद्ध्यामहे। तो हमारा जो मतलब है वो केदारी कुल्या न्याय से ही है। कुछ अन्य लोगों ने खले कपोत न्याय का स्वीकार करके संतत ज्वर में द्वादशाश्रयत्वं युक्तम, संतत ज्वर ये द्वादशाश्रय है, ये योग्य है, इस प्रकार का बताया। तन्न बुद्ध्यामय, वो हम समझ नहीं रहे। येन संतप्तस्य द्वादशाश्रयत्वं दोषमहिम्ना कृष्णदेह व्यापकतया। सो संतत का जो द्वादशाश्रयत्व है वो दोष महिमा से कृष्णदेह व्यापकतया, सभी देह को व्यापक है। यथा धातु तथा मूत्रम पुरुषं चानिलादयः इत्यादिना उत्तम। और जैसे धातु, मूत्र, पुरुष और वायु वगैरह, इसी सभी से द्वादशाश्रय बताया गया। दोषाणां च कुपितानां संप्राप्ति विशेषात् किम अगम्यमस्ति देहे येन यावत् रसमेव सर्वं सर्वधात्वाभिव्यापकं सर्वधातु प्रदूषणे अपेक्षन्ते। दोष कुपित अगर है तो संप्राप्ति विशेषात्, उसकी संप्राप्ति के विशेष के अनुसार किम अगम्यमस्ति देहे, उनके लिए क्या गमनीय नहीं है, वो कहीं कहीं भी जा सकते हैं। सो अगम्य स्थान उनके लिए नहीं है। ये न तावत रसमेव परम सर्वधात्वादि व्यापकम सर्वधातु प्रदूषणे अपेक्षन्ते। तो रस ही सर्वधात्वादि व्यापक इस प्रकार का, और सर्वधातु प्रदूषण में वही अपेक्षित है। तो दोष उसमें अपेक्षित नहीं है। दोषाणाम द्वादशाश्रयत्व, ये जो बात बताई गई उसको छोड़कर ये बताना चाहते हैं कि रस ही द्वादशाश्रय इस प्रकार का हो जाता है, और दोष रसानुग है, तो इसलिए दोष द्वादशाश्रय इस प्रकार के बताए गए। ये काफी अलग ही बहस है। ये भानुमति टीका सुश्रुत पर, उसमें ये बहस की गई है। सूत्रस्थाने चतुर्दशो अध्याय चक्रपाणी, तो चक्रपाणी की भानुमति टीका सुश्रुत पर है, उसमें ये लिखा है अत्र आहारेण रसपोषणम एवं इति पाठः। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा न्याय ज्यादा कारक है, कौन सा कम है, इसके बारे में बहस करना मुश्किल है, ये एक चीज। और सभी सूत्रों को सामने रखेंगे तो शायद कुछ बात बनेगी। अभी थोड़ा यहाँ का थोड़ा यहाँ का इस प्रकार का प्रचलन है, और फिर ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात हो जाती है। अत्रापि च प्रेक्षके तु ब्रुवते क्षीराद् यथा सर्वात्मना दधि भवति तथा कृष्णो रसो रक्तं भवति एवं रक्तादयोपि मांसादि रूपा भवन्ति। तो दूध से जैसे पूरा का पूरा दही बन जाता है, उसी प्रकार से सभी रक्त बन जाता है, और रक्त वगैरह मांस में परिवर्तित हो जाते हैं। अन्य तो आहु केदारी कुल्या न्यायेन रसस्य धातु पोषण तत्र अन्नाद उत्पन्नो रसो धातु रूपम रसम अधिगम्य। केदारी कुल्या न्याय से रस से धातु पोषण होता है। अन्न से उत्पन्न जो रस है वो धातु रूपम रसम अधिगम्य, वो धातु रूप रस के पास पहुंचकर
कियतापि अंशेन तम रसम वर्धयति, कुछ अंश से उस रस का वर्धन करता है। अपरंच रसराशिस्तत्र गतः सन् शोणितगन्धवर्णयुक्तत्वात् शोणितं इव भूत्वा कियतापि शोणितसमानेन अंशेन धातुरूपं शोणितं पुष्णाति। तो ये रस की पुष्टि हो गई, रस का पोषण हो गया, फिर जो अंश रक्त में पहुंच जाएगा, अन्न अन्न का है, अन्न आहार और रस का है, तत्र शोणित गंध वर्ण युक्तत्वात् शोणितमेव भूत्वा, और वो शोणित गंध वर्ण युक्त होने के कारण रक्त ही बन जाता है। कियतापि कालेन कियतापि शोणित समानेन अंशेन धातु रूपम शोणितम पुष्णाति, जो भी उसमें शोणित समान अंश है उससे धातु रूप रक्त की पुष्टि करता है। शेषश्च भागम मांसम याति, जो अब रह गया शेष भाग वो मांस में जाता है। तत्रापि शोणितवत व्यवस्था, तो उसमें जो मांस समान अंश होगा उससे मांस की पुष्टि होगी, फिर जो शेष रहेगा वो अस्थि तक जाएगा, मेद तक जाएगा, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो इस तरीके से रस, आहार रस ही सभी धातुओं का पोषण करता रहेगा। वो जहां जहां जाएगा वहां वहां उस धातु का पोषण करता रहेगा. हल्ली वेट लॉस साठी फक्त प्रोटीन बेस्ड आहार देतात, ते वो वजन कमी होते कसे, कमी होते कसे. ये अलग ही थोड़ा तरीका है सोचने के बारे में. हमारा क्लासिफिकेशन अशित पीत लीड खादित और एलोपैथी का जो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट वगैरह इस प्रकार से, या हमारे हिसाब में मधुरादि रस और उनके हिसाब में प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, ये काफी अलग ही बेरिंग है उसका. हाँ, तो उसके बारे में बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा. लेकिन पिष्टमय पदार्थ जिनको कहते हैं, हमारे भी यहाँ भी पिष्ट इस प्रकार का निर्देश आता है, वो मेद बनाने में सक्षम इस प्रकार के बनेंगे. और ये बात केवल प्रोटीन डाइट इस प्रकार से ले लेंगे तो उसमें नहीं रहेगी. हाँ, वो मांस तक ही चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा. तो इससे स्थौल्य नहीं होगा, ऐसा थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं. लेकिन ये कितना अच्छा है नहीं है ये एक अलग चीज है. कार्बोहाइड्रेट्स का पचन जल्दी होता है, वो हल्का रहता है और उससे ऊर्जा जल्दी मिल सकती है. प्रोटीन सी अगर ले लेंगे तो वो पचन होने में समय लगेगा, और ठीक मात्रा में नहीं लिया तो उसके अजीर्ण होने की, आम बनने की संभावना ज्यादा इस प्रकार. तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखना चाहिए. और कुछ हद तक ये कर सकते हैं, लेकिन आगे बेहतर ऑप्शन रहेगा कि हम सभी आहार अच्छी तरीके से लें. अतएव मुख्यार्थोऽयं ग्रंथो भवति, यथा रसात् रक्तं ततो मांसं मांसान् नैतस्ततोऽस्ति च अस्नो मज्जा ततः शुक्रं शुक्रात् गर्भप्रसादः इति. तो रस से रक्त, उससे मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और ततः शुक्रम, और उससे शुक्र, तथा शुक्रात् गर्भप्रसादः, ये सब प्रसाद इस प्रकार के बताए गए. तो एक धातु दूसरे धातु में परिवर्तित इस प्रकार का होता रहता है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहे. तथा हरितेपि उक्तम रसः सप्ताहादारवात् परिवर्तमानः श्वेत कपोत हरित हारिद्र पद्म किंशुक अलक्तक रस प्रख्यश्चायं यथाक्रमं दिवस परिवर्तात् वर्ण परिवर्तन आपद्यमानः पित्तोष्मोपरागात् शोणितत्वम् आपद्यते. ये पढ़ चुके हैं पहले ही. तथा सुश्रुतेपि युक्तं स खलु आप्यरसः एकैकस्मिन् धातौ त्रीणि त्रीणि कलासहस्राणि 15 च कलात् अवतिष्ठति.
दिस इज वेरी स्पेसिफिक, 3015 कला। ये 3000 भी नहीं कहेगी, 3015 कला ऐसा ही लिखा गया है। तो इसका एक अलग महत्व रहेगा। और कितनी मात्रा में आहार लिया है, कैसी स्थिति में लिया है, अग्नि की स्थिति क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब जानकर ये इतना 3015 कला उसमें रहेगा और आगे के धातु में चला जाएगा इस प्रकार से। ये किस तरीके से बताया गया, किस आधार पर बताया गया, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। अन्येतो आहु खले कपोत न्यायेन अयम अन्नरसा पृथक पृथक धातु मार्गे गतः सन रसादीन पोषे। तो जो अन्नरस है वो खले कपोत न्याय से पृथक पृथक धातु मार्ग के गतः सन विभिन्न धातु मार्गों पर जाता हुआ रसादीन पोषे, रस वगैरह का पोषण करता। तो विभिन्न पंछी जैसे खल खल पर आते हैं, जहाँ पे धान्य राशि है वहां पे आते हैं और अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं, उसी प्रकार आहार रस कहीं पे है और ये सभी धातु रूपी पक्षी आकर अपना 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 अंश 3015 म्हणजे कला म्हणजे किती तास। ये क्लासिफिकेशन अष्टांग संग्रह में आया है, ऋतु चर्या प्रकरण में काष्ठा कला, और फिर उसके बाद में होरा वगैरह है, थोड़ा देखना पड़ेगा लेकिन अष्टांग संग्रह में मिलेगा। और भाषांतर मत देखना, भाषांतर क्योंकि अष्टांग संग्रह का मराठी भाषांतर तो अच्छा बिल्कुल नहीं है। हिंदी देखेंगे तो ठीक है, लेकिन उससे भी बेहतर होगा कि मूल संस्कृति पढ़े या उसकी टीका, इंदु टीका पढ़े। अभी तो मुझे उसका याद नहीं है वो कितना है इस प्रकार से। न तो अस्य धातु पोषको रसोभागो धातुन्तरेण समम संबंधम अपि अनुभवति। उसका जो धातु पोषक रसभाग है वो किसी दूसरे धातु से संबंध आता ही नहीं। रसादि पोषकाणि स्वतांसि उत्तरोत्तरं सूक्ष्ममुखानि दीर्घाणि। तो रसरक्त मांस मेद वगैरह इनके जो स्रोतस है वो उत्तरोत्तर सूक्ष्म और दीर्घ, ज्यादा लंबे इस प्रकार के। तेनैव रसपोषक रसभागे रसक मार्गचारित्वात् रसं पोषयति। और उसी रसपोषक रसभाग से रसमार्ग चारित्वात्, वो रसमार्ग में जाने वाला होने के कारण रसं पोषयति। एवं पोषण कालात् उत्तर कालम रक्तमार्ग पोषक मार्गचारित्वात् रक्तपोषको रसभागो रक्तम पोषयति। फिर रस का होने के बाद रक्त का पोषण करता है। तथा शोणित पोषण कालात् उत्तर काल मांस पोषको रसभागो मांसम पोषे। तो सभी महत्व जो है वो रस पोषक अंश, धात्वादि पोषक अंश रस में ही है, आहार रस में ही है, और वो अपने अपने धातुओं के पोषण करते रहते हैं, ऐसा है। विदुर सूक्ष्म मार्गचारित्वात् एवं मेद प्रभृति पोषणे तेन रसात् रक्तं ततो मांसम् इत्यादेः अयम् अर्थः यत् रसपुष्टिकालात् उत्तरकालं रक्तं जायते तथा रक्तपुष्टिकालात् उत्तरकालं मांसं प्रजायते इत्यादि। तो ततः का मतलब रसारक्तम ततो मांसम, तो रक्तात् मांस से निर्मित होती है, रस से बाद में मांस की निर्मित होती है, रक्त के बाद में मांस की निर्मित है। तो ततः का अनंतर इस प्रकार का अगर अर्थ ले लेंगे तो ये बात इस प्रकार की होती है। यत् रसपुष्टिकालात् उत्तरकालं रक्तं जायते तथा रक्तपुष्टिकालात् उत्तरकालं मांसं प्रजायते इत्यादि। एवं सुश्रुत हारित वचने अपि व्याख्यायि। इसी प्रकार से सुश्रुत और आहृत वचन
का भी व्याख्यान करना चाहिए। यच्च रक्तं विबुद्ध मार्गत्वान् मांसादीन् न प्रपद्यते इति राजयक्ष्मणि वक्ष्यति तत् हृदयचारि शोणिताभिप्रायेण न तु पोषक शोणिताभिप्रायेण। तो ये हृदय में जाने वाला जो रक्त है उसके अभिप्राय से है, पोषक शोणित अभिप्राय से नहीं है। तो ये भी थोड़ा शायद चक्रपाणि दत्त की भानुमति टीका सुश्रुत पर है और वही वो यहाँ पे उद्धृत इस प्रकार का कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बात समझ में नहीं आती कि हृदयचारी शोणित, हृदय में संचार करने वाला जो रक्त है उसके अनुसार से ये लिखा गया है, रक्त पोषक पोषक रक्ताभिप्राय से नहीं है। इस प्रकार से जो पोषण करने वाला रक्त है उसके अभिप्राय से नहीं है। तो आप अभी के एनाटॉमी के सिलसिले में ये समझ लेना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। वो क्रिया है या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के द्वारा इसके बारे में बहस कर सकते हैं, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाए। अगर भली भांति हमें इन सभी चीजों को जानना है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस प्रकार से, तो विभिन्न पक्ष क्या है, तो शायद ये पूरी टीका पढ़ने के बाद मैं इसके बारे में थोड़ा विवरण देने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ टीका को पढ़ते हैं और अर्थ समझ लेते हैं ज्यादा बेहतर इस प्रकार। किंच परिणाम पक्षे वृक्ष प्रयोगस्य रक्तादि रूपतापत्तिक्रमेण अतिचिरेण शुक्रम भवति। सो परिणाम पक्ष में वृक्ष प्रयोग से रक्तादि रूपतापत्ति क्रमेण रक्त वगैरह से होकर वो शुक्र बनाएगा, तो अतिचिरेण शुक्रम भवति, तो बहुत देर के बाद शुक्र बनेगा। क्षीरादयश्च सद्य एव वृक्षा दृष्टन्ते, और क्षीर वगैरह जो है सद्य वृक्ष है। कलेकपोत पक्षे तो वृक्षोत्पन्नो रसो प्रभावात् शीघ्रमेव शुक्रेण संबद्धः सन तत्पुष्टिं करोति इति युक्तः। कलेकपोत पक्ष में वृक्षोत्पन्न जो रस है वो स्वभाव प्रभावात, लेकिन ये वृक्षोत्पन्न रस की बात करें, मैं तो समझता हूँ रस बनने का कोई संबंध नहीं है। दूध ले लिया और शुक्र वृद्धि होगी जो रति क्रीड़ा के लिए उपयुक्त रहेगी, उसका पचन होकर वो बनेगी तो काफी समय लगेगा, और कम से कम वो रात तो चली जाएगी। रात को दूध पिया तो वो रात तो चली जाएगी, दूसरे दिन की बात करेगी इस प्रकार से, तो ये संभव नहीं है इस प्रकार से। तथा रसदुष्टौ सत्यां परिणामपक्षे तन्जन्मनां चोणितादीनां सर्वेषामेव दृष्टिः स्यात् दुष्टकारणजातत्वात्। और रस दृष्टि हो गई तो परिणाम पक्ष में उससे जब निर्माण होने वाले रक्त वगैरह जो है उनकी भी सभी की दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि वो दुष्ट कारण से उत्पन्न इस प्रकार के हो रहे हैं। तो ये भी एक अलग चीज है। एक कोलटकर सर जी का एक अजब अलग अनुभव है। कुष्ठ था और उस समय मांस की दृष्टि के हेतु दिखाई दिए गए, तो सर ने मांसपाचक का प्रयोग किया और वो कम होने लगा, लेकिन कुछ हद तक कम हुआ, उसके आगे कम नहीं हुआ। तो सर ने फिर से कारणों को देखा तो उसको पता चला कि रक्त की दृष्टि के भी कारण है, तो फिर रक्तपाचक आरंभ किया, तो फिर से रिजल्ट्स मिलने लगे। तो एक छात्र था, वो बोला कि रस से क्यों नहीं होगा, रक्त से ही क्यों होगा। सर ने कहा ठीक है रसपाचक इस्तेमाल करते हैं। तो रसपाचक किया, फिर से वो रुक गया, और फिर से जब रक्तपाचक शुरू किया तो आगे कोई चांस नहीं मिला, पेशेंट ठीक ही हो गया, आगे कुछ चिकित्सा का अवसर ही नहीं मिला। अब किस स्रोतस के दृष्टि के कारण है ये देखकर अगर हम इस प्रकार से करते हैं कि हाँ रक्त की दृष्टि है उस हिसाब से ये लेना है, मांस की दृष्टि है उस हिसाब से ये लेना है वगैरह इस प्रकार से,
तो ये रक्त की दृष्टि हुई है और रक्त से मांस का निर्माण हुआ है, तो मांस की दृष्टि रहेगी ही क्रम परिणाम पक्ष से या क्षीरदधि न्याय से। ऐसा नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल। अब जब हम इस हाइब्रिडाइजेशन के जरिए अ, शुक्र धातु का हनन होने के लिए शुक्र दृष्टि की बात कैंसर में करते हैं, और उसमें शुक्र शोधन गण का प्रयोग करना है इस प्रकार से शुक्र दृष्टि की दृष्टि को दूर करने के लिए। तो रक्त एक अहम चीज है उसमें, और रक्त के जरिए सभी धातुओं की दृष्टि हो सकती है, ये एक अलग चीज वहां पे दिखाई देती है। लेकिन रक्त के साथ मांस होगा तो मांसपाचक भी देना है, रक्तपाचक भी देना है, या अस्थि होगा तो अस्थिपाचक भी देना है, ये भी होता है। अब रक्तपाचक दे दिया, रक्त की शुद्धि हो गई, रक्त से अपने आप मांस अस्थि की शुद्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते। अगर उनकी भी दृष्टि है, उनके भी दृष्टि के हेतु है, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, या उनके लक्षण है मांस वसत दृष्टि के या रक्त अस्थि वसत दृष्टि के, तो उनका भी प्रयोग उसमें होना है। तो कहाँ से आरंभ हुआ है, ये एक जानने की इस प्रकार की चीज रहेगी। और कौन कौन से धातु इन्वॉल्व है, ये भी जानने के लिए जरूर जानना जरूरी इस प्रकार का होता हो पड़ेगा। तो खले कपत भक्षते यद धातु पोषक रसभागो दुष्टा सैव दुष्यति न सर्वे तद इतरेषाम अदुष्ट कारणत्वात्। खले कपत न्याय में जो एक धातु दुष्ट हुआ है, रसभाग उसका पोषक दुष्ट हुआ है, पोषक रसभाग, वह वही धातु दुष्ट हो जाएगा, बाकी दुष्टि होने का कारण नहीं। तथा मेदो वृद्धौ सत्याम भूरि कारणत्वेन अस्नापि भूयसा भवितव्यम् दृश्यते च भूरि मेधसा इतर धातु परीक्षया। मेद वृद्धि जब हो जाती है तो मेद से अस्थि की पुष्टि होती है, मेद ज्यादा है तो अस्थि भी ज्यादा होना चाहिए वास्तव में, भूरि कारणत्वेन अस्नापि भूयसा भवितव्यम्, वो भी ज्यादा होना चाहिए। दृश्यते च भूरि मेधसा इतर धातु परीक्षया, लेकिन उल्टा दिखाई देता है कि बाकी सब धातुओं का क्षय दिखता है। मेदस्विनो मेद एव उपरुच्येते तथा न तथा इतरे धातवः एवं आदि परिणामवादे दूषणम। तो ये परिणामवाद में इसके बारे में दूषण है। येषु च पक्षेषु सर्वात्म परिणामवादो विरुद्ध एव तेन सर्वात्म परिणामे चतुरोपवासेनैव नीरसत्वात् शरीरस्य मरणं स्यात् मासोपवासे च केवलं शुक्रमयं शरीरं स्यात्। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सर्वात्म परिणामवाद जो है वो विरुद्ध इस प्रकार का ही है, वो नहीं समझ सकते हैं। 3-4 दिन उपवास होने से नीरस हो जाएगा शरीर और फिर मरण हो जाएगा। एक मास तक उपवास किया तो सभी शरीर शुक्रमय इस प्रकार का हो जाएगा। केदारी कुल्या न्याय से तुल्य बला एवं खले कपोत न्याय, तो केदारी कुल्या न्याय जो है वो खले कपोत न्याय से तुल्य बल इस प्रकार का है। यतः ये बीच बीच में ऐसा क्यों होता है, ये पता नहीं चलता।
वृद्धमलानां चिकित्सान्तरमः स्वमान इत्यादि उत्सर्गो बहिः निस्सरणं संशोधनरूपम् येषां शास्त्रोक्तम् अस्ति उत्सर्गं वा वहन्ति इति उत्सर्गिणः वृद्धानां मलानां चिकित्साम् आह शीतोष्ण इत्यादि। यदुक्तं वृषप्रभावं प्रति केदारिकुल्या पक्षेऽपि प्रभावादेव शीघ्रं रक्तादि धातून् अभिगम्य शुक्रं जनयति इति जनयिष्यति वृषं तथा यथा खले कपोत पक्षेऽपि प्रभवात् इति। यत्तु रसदुष्टौ शोणितदूषणं तन्न भवति धातुभूत शोणितांश पोषकस्य रसभागस्य अदुष्टत्वात् इति समानं पूर्वेण। तो रस की दृष्टि होगी तो रक्त वगैरह की दृष्टि होगी ही ऐसा नहीं बताएंगे, ऐसा उसमें कहना है। अत्रापि पक्षे न सर्वो रसो धातुरूप शोणितात्वाम् आपद्यते किं तर्हि कश्चिदेव शोणित समानो भागः शेषस्तु शोणितस्थानगतत्वेन किञ्चित् शोणितसमानवर्णादित्वाच्च शोणितमुच्यते। अनेन न्यायेन मेदो वृद्धो सत्याम् अस्ति वृद्धिरपि निरस्ता। तो सर्वरस धातु रूप शोणित में परिवर्तित नहीं होता, तो थोड़ा ही भाग जो शोणित समान है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है। शेष जो है वो शोणित स्थान गतत्वेन किंचित शोणित समान वर्णातित्वाच्च शोणित मुच्यते। वो शोणित जैसा दिखता है इसलिए उसको रक्त कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली रक्त इस प्रकार का नहीं है। अनेन न्यायेन मेदो वृद्धो सत्याम अस्थि वृद्धिरपि निरस्ता। तो मेद बढ़ जाने से अस्थि वृद्धि हो जाएगी, ये भी निरस्त इस प्रकार का हो गया। यतो न मेधसा अस्थि पोष्यते अपि तर्हि मेधस्थान गतेनैव रसेन मेदोनुकार्य। तो मेद से अस्थि की पुष्टि नहीं होती, तो मेदस्थान गत जो रस है जो मेदोनुकारी है उससे अस्थि की पुष्टि होती है। एवं अनयोः पक्षयोः महाजनाधृतत्वेन तुल्य न्यायत्वेन च नैकमपि निश्चितं ब्रूमः। ये दो जो पक्ष है वो महाजन आदृत उनके द्वारा आदर से बताए गए हैं। तो तुल्य न्यायत्वेन, तो ये तुल्य न्याय होने के कारण इसमें से एक ही निश्चित इस प्रकार का नहीं बता सकते। बुद्धि विभवान न पक्ष बलाबल, बुद्धि विभव होने के कारण इसमें पक्ष बलाबल नहीं है। अत्र न कश्चित कार्य विरोध इति उपरम्यते। तो इसमें कोई कार्य विरोध नहीं है, इसलिए इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। ननु आहार रसादयः पुष्यन्ति इति वदता धातुरसात् आहार रसोत्पादः पृथक् स्वीक्रियते ततश्च किं स्थानं किं प्रमाणं किम इति। सो आहार रस से रसादि की पुष्टि होती है ऐसा जब बताते हैं तो धातु पोषक आहार रसोत्पादः, तो धातु पोषक आहार रस जो बताते हैं तस्य किम स्थानम, उसका स्थान आहार रस क्या है, उसका प्रमाण कितना है। इति न उक्तम, ये तो बताया नहीं गया। उच्यते न तस्य आहारोत्कर्षापकर्ष एवं विधौ उत्कर्षापकर्षस्य निश्चित प्रमाणत्वाभावात्। उसके जो उत्कर्ष और अपकर्ष इस प्रकार के हैं कि निश्चित प्रमाण उसके बारे में नहीं बता सकते। स्थानंतु धमनिया एव, स्थान उसका जो है वो धमनी है। पोषक आहार रसस्य तस्य च पृथक् रसादि धातुभ्यः प्रदेशांतर ग्रहणं न क्रियते रसादि कारण रूपतया रसादि ग्रहणेनैव ग्रहणात्। पोषक आहार रस ये जो है पृथक रसादि धातुभ्यः प्रदेशांतर ग्रहणं न क्रियते, तो रसादि धातु से अलग दूसरा उसका प्रदेश नहीं है। रसादि कारण रूपतया रसादि ग्रहणेनैव ग्रहणात्,
रसधातु हा सर्व धातूंची व्यवस्था करणारे माध्यम म्हणता है। यहाँ आहार रस की बात चल रही है। पुष्यन्ति तो आहार रसा, मूल सूत्र जो है पुष्यन्ति तो आहार रसा, इस प्रकार। और रसाद रक्तम तत्व मांसन मांसान वेदस तत्वस्थि च, ये दूसरा सूत्र इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार का। तो आहार रस से पुष्टि होती है, यह रस धातु से पुष्टि होती है, और रस से रक्त, रक्त से मांस, इस प्रकार की पुष्टि होती है। ये सभी विवाद वाले प्रश्न यहाँ पे उपस्थित इस प्रकार से होते हैं। रसादि कारण रूपतया रसादि ग्रहणेनैव ग्रहणात्, तो उनका अलग अलग स्थान नहीं होना चाहिए। जो रसादि धातुओं का स्थान होगा वहां पे रस पहुंचेगा तो वही उसका स्थान इस प्रकार का रहेगा। अत्र यद्यपि ओझः सप्तधातु साररूपं तेन धातु ग्रहणेनैव लभ्यते, तथा प्राणधारण कर्तृत्वेन पृथक पठितम, तथापि प्राणधारण कर्तृत्वेन पृथक पठितम। तो इसमें ओज भी बताया गया है। तो सप्त धातु सार रूप है तो धातु ग्रहण से ही ओज का ग्रहण हो जाता है। धातु निर्माण होते हैं तो उनका सार भी उसी के साथ निर्माण होता होगा। तथापि प्राण धारण कर्तृत्वेन पृथक पठिता, फिर भी वो प्राण धारण करने वाला है, इसलिए उसका अलग अभिधान इस प्रकार का बताया। ये तो शुक्रजन्यम ओजः इच्छन्ति तेषाम अष्टमो धातु ओजः स्यात् इति पक्षे च अतिदेशं कृत्वा वक्ष्यते रसादीनां शुक्रान्तानां यत् परं तेजात् तत् खलु ओजः। जो केवल शुक्र से ओज निर्माण होता है ऐसा मानते हैं, तो उनके लिए आठवां धातु ओज हो जाएगा। इसलिए ये अतिदेश तंत्र युक्ति से रसादी नाम शुक्रांता नाम, केवल रस से नहीं, शुक्र रसादी से शुरुआत करके शुरुआत शुक्रांत शुक्र तक जो भी धातु है उनका जो पर तेज वो खलु ओज है। तो केवल शुक्र से ओज की निर्मिति होती है, ये निरस्त इस प्रकार का है। उपपादित पोषणानां धातुमलानां प्रकृत्यनुविधानं उपसंहरति ते सर्वे इत्यादि। मलाख्या अपि स्वेदमूत्रादयः सोमानावस्थिताः धैर्णधाधानात् धातवो भवन्ति इति उक्तं भवति। उक्तं धातवो हि धात्वाहाराः, धातवो मलाख्या इति। यथा वयः शरीरं यस्मिन् वयसि बाल्यादौ यादृशं मानं धातूनां तादृशं पुष्यन्तः, तथा यस्मिन् शरीरे प्रकृत्या दीर्घे ह्रस्वे कृशे व स्थूले व यादृशं मानं धातूनां तादृशं पुष्यन्ति इति योजना। तो जिसका शरीर है ये भी भाव ले सकते हैं। कुत्ते का शरीर है, मनुष्य का शरीर है या बिल्ली का शरीर है, उसके अनुसार उसके धातुओं का पोषण इस प्रकार का होता रहेगा। एवं इत्यादि स्वप्रमाणावस्थितौ इति अनतिरिक्तौ अन्यूनौ च। तो स्वप्रमाण में स्थित ये ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, अतिरिक्त भी नहीं है और न्यून भी नहीं है। आश्रय से इति शरीरस्य यथावत् पक्वं सर्वाश्रयं पश्चात् धमनिभिः प्रपद्येते शरीर इत्यर्थः। तो पक्व होने के बाद सर्वाश्रय धमनी भी प्रपद्येते, धमनी के द्वारा वो सभी जगह पहुंच जाते हैं। समधातो है इति समरसादयः समस्वेदमूत्रादयश्च निमित्ततः इत्यादि। निमित्तता इत्यनेन निमित्ते अरिष्टरूपे क्षयवृद्धि निराकरोति। तो क्षय जो अरिष्ट जो है उसमें अनिमित्ततः क्षय वृद्धि वगैरह इस प्रकार के होते हैं, वो यहाँ नहीं लेने हैं। वृद्धि क्षयाभ्याम आहार मूलाभ्याम इति यथा संख्यम वृद्ध क्षीण आहार कृताभ्याम एतेन आहार विशेष कृत वृद्धि क्षय रसः साम्यम करोति इत्यर्थः। तो रस साम्य निर्माण करता है निमित्तस्तु क्षीणाभिवृद्धानां धातूनां मलाख्यानां च, इस प्रकार से। धातु साम्यम आरोग्य, धातु साम्य से आरोग्य सिद्धेपि यद आरोग्यायेति कृते तेन प्राकृत धातूनां क्षयेन वा अतिवृद्ध्या वा साम्यम निराकरोति अस्य साम्यस्य रोगकृतत्वात् एव। तो वृद्धि में साम्य और क्षय में साम्य इस प्रकार का प्राकृत धातु का अगर हो तो वो साम्य नहीं है।
वो रोगकर्तृ इस प्रकार का, रोग निर्माण करने वाला इस प्रकार का। किट्टंच मलानाम एवमेव इति यथा रसस्तथा किट्टमपि आरोग्यस्य मलानां साम्यं प्रतिपादयति। That's वृद्धमलानां चिकित्सितमाह चिकित्सान्तरमाह न इत्यादि। कभी-कभी जातच नाही। सोमानेते सर्गो बहिर्निस्सरणं संशोधनरूपम् येषां शास्त्रोक्तमस्ति। उत्सर्गञ्च वहन्ति इति उत्सर्गिणः वृद्धानां मलां चिकित्सान्तरमाशुतोष्ण इत्यादि। ठीक है, आगे की टीका नहीं पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आहार रस से सभी धातुओं का जो पोषण इस प्रकार से होता रहता है, वो इस तरीके से होता रहता है, इसके बारे में काफी बहस इस प्रकार की हुई है। और एक जो क्रम परिणाम पक्ष इस प्रकार का है, रसादर्पण तत्व मांसन मांसन में तत्वोस्तिच, तो इसमें एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि रस पूर्णतः रक्त में, रक्त पूर्णतः मांस में इस प्रकार का अगर परिवर्तन होता रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है इस प्रकार से। तो उस पक्ष का काफी हद तक दूषण इस प्रकार से किया गया है। और बाकी जो कुदार पिल्यान्या और खले को ये जो है, तो उसके बारे में दोनों तुल्य बल इस प्रकार के माने गए हैं। मेनोपॉज के वक्त स्त्रियों में शुक्र क्षय से शुरू हुई प्रतिलोम क्षय दिखता, इससे कैसे समझेंगे? इसमें बीज रूप शुक्र और सामान्य शुक्र धातु, इन दोनों में अंतर करना होगा। मेनोपॉज के बाद बीज रूप शुक्र नहीं निर्माण होगा, जो अर्थ जिसको कहते हैं, वो प्रोसेस बंद हो जाती है। लेकिन रस से शुक्र धातु का बनना ये तो आवश्यक है, क्योंकि वो बाकी सब धातुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। वैसे ये एक बड़ा सवाल है इस सभी के बारे में कि स्त्रियों में शुक्र अलग होता है क्या? जैसे हम पुरुषों में शुक्र के दो कार्य बता सकते हैं, एक हर्ष या प्रीणन, इस हर्ष जो है वो विवाह के लिए आवश्यक, और दूसरा प्रजोत्पादन के लिए बीज होना इस प्रकार से। तो वहां बीज आर्तव है स्त्रियों में, लेकिन विवाह के लिए, रति क्रीड़ा के लिए जो शुक्र होगा वो अलग इस प्रकार का होगा, और वो पुरुष और स्त्री दोनों में सम इस प्रकार का होगा। और वैसे ही
ये वृद्धावस्था में शुक्र क्षय जब हो जाएगा तो वो शुक्र क्षय बीज स्वरूप शुक्र का क्षय इस प्रकार का हो जाएगा। और रति क्रीड़ा भी उस समय में कम इस प्रकार की होती जाती है। लेकिन फिर भी धातुओं के निर्माण के लिए शुक्र की आवश्यकता ये तो जरूर इस प्रकार की रहेगी। अस्थि शौर्याचा विचार कसा करावा? ये बड़ी समस्या है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस इसको अभी कहते हैं। और ये हार्मोन्स निर्माण होते रहते हैं और उनका क्षय होना आरंभ हो जाता है और उसके जरिए ये ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह बातें होती है। राजयक्ष्मा के संप्राप्ति में क्षीणे रेतस्य अनंतरा क्षीयन्ते धातवः शुष्यति मानवः, ये जो बात कही गई है शुक्र क्षय से पूर्व धातुओं का क्षय, वहां की टीका अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो शुक्र से मज्जा क्षय फिर उसके अस्थि क्षय इस प्रकार की परंपरा भी बताई गई है। एक दूसरी भी चीज होती है कि आश्रय श्रेय भाव के कारण कफ जो दोष है वो सभी भावों से आश्रित इस प्रकार का है, भावों पर आश्रित इस प्रकार का। तो शुक्र क्षय हो गया तो कफ क्षय हो गया और कफ क्षय हो गया तो उसके सभी आश्रय जो है उनका भी क्षय हो गया। ये सीधा डायरेक्ट है। तो इसमें श्लेष्माशेषे तेनेषाम् आश्रयाश्रयाणां यथा यदेकस्य तदन्यस्य वर्धन क्षपणम्, जो एक को कम करेगा वो दूसरे को भी कम करेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है कि शुक्र क्षय हो गया तो कफ क्षय हो गया और कफ क्षय हो गया तो बाकी धातुओं का क्षय हो गया, इस प्रकार से। अस्थिमानतयोर नैवं प्रायो वृद्धि वितर्पणात् श्लेष्मानुगता तस्मात् संशयस्तु विपर्यात्, ये जो आगमक में सूत्र है ये भी पढ़ो और उसकी टीका भी पढ़ो। अभी मैं फिलहाल सोचता हूँ कि बहुत सारे भावनाएं ये सकारात्मक और नकारात्मक इन दो कैटेगरीज में आती है। और सकारात्मक में प्रतिक्रिया की भावना ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की है और इसीलिए आहार शयन अब्रह्मचर्य को महत्व दिया गया है। ब्रह्मचर्य को भी दिया गया है लेकिन अब्रह्मचर्य को भी महत्व दिया गया है। और बहुत सारी भावना ये उस पर निर्भर इस प्रकार कि असमाधान होना एक तरीके से ये बहुत सारे रोगों का कारण इस प्रकार का बन जाता है। और ये असमाधान किस कारण से है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। इसमें काफी हद तक ये देखा जाता है कि सांसारिक सुख का असमाधान इस प्रकार का, हाँ, वैश्विक सुख का, और ये जड़ बन जाता है बहुत सारे इतर असमाधान के लिए और इससे ये हार्मोनल बैलेंस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर संतुष्टि है, तृप्ति है तो ये लक्षण नहीं दिखते। तो संतुष्टि या तृप्ति क्यों नहीं होती ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। उसके कई कारण इस प्रकार से होते होंगे। इस प्रकार एक सकाल में एक पत्र व्यवहार हुआ था बहुत साल पहले। हाँ हाँ, कोई टीचर थी और 5-6 बरस के छात्रों की गैदरिंग की प्रैक्टिस चल रही थी और वो 6 बरस का लड़का एक लड़की को तुम इस प्रकार से सो जाओ इस प्रकार का बता रहा था। तो वो क्लास टीचर क्रुद्ध हो गई। उसने फिर उस लड़के के माँ को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम अपने बच्चों के सामने ये क्या करते हो इस प्रकार से। तो उल्टा ही हुआ, उसको लगा कि ये शायद शर्मिंदा हो जाएगी, लेकिन उसको भी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम हमारे जैसे 6x8 के रूम में रहो फिर तुम्हें पता चलेगा। और वो निकल गई वहां से। अब ये जो बातें हैं ये कभी सामने नहीं आएगी हमारे घर में माहौल क्या है और
घर कितना है, छोटा है, बड़ा है, इस प्रकार से प्राइवेसी कितनी है वगैरह वगैरह। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो उसका एक असमाधान इस प्रकार का रह जाता है और बाकी भावना ये उससे जुड़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा इस प्रकार का मुद्दा है और एक अलग ही इसके बारे में व्याख्यान इस प्रकार का करना पड़ेगा। फिलहाल यहीं पे रुकते हैं और कल इस बात को आगे लेके जाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः मिलिष्यामः।